असलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। सेकंड ईयर इंग्लिश की यूनिट नंबर 12 ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले ग्लॉसरी के अंदर वर्ड्स मीनिंग है अ वर्ल्ड टू वाइड, मच टू बिग, बेहद कुशादा, बहुत वसी। एजेस कहते हैं जी पीरियड ऑफ टाइम, ज़माने को, अहद को या दौरानिए को। बैलेड जो है अ स्लो लव सॉन्ग, ठीक है, एक गीत होता है, ठीक है, मोहब्बत भरा गीत। इवन इन द कैनन्स माउथ, मतलब कि शदीद ख़तरे में भी, इसका मतलब है तोप के सामने भी। कैनन जो है वो तोप को कहते हैं। नेक्स्ट है जी इवेंटफुल। इवेंटफुल कहते हैं वाक़यात से भरपूर, फुल ऑफ एक्टिविटी, कंटेनिंग लॉट्स ऑफ इवेंट्स। फर्नेस कहते हैं भट्टी को, ठीक है, जिसके अंदर आग जलाई जाती है। फिर है जी गुड कैपन लिंड, इसका मतलब है मुर्गन गजा से पला हुआ, तंदुरुस्त तो मोटा। हिस्ट्री कहते हैं माजी के वाक़यात को। फिर है जी होज। होज जो है एक किस्म का टाइट्स हैं, पजामा जो है, थिन ट्राउज़र दैट मैन वोर इन शेक्सपियर्स टाइम, शेक्सपियर के दौर के अंदर जो आदमी पहनते थे पतला ट्राउज़र, उसको होज कहते थे। इंस्टेंसेस कहते हैं जी मिसालें, एग्जाम्पल्स, ठीक है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस। फिर है जी जेलस इन ऑनर। जेलस इन ऑनर का मतलब है नामूस का मुहाफिज, जो खुददार होता है, इज्जत के मामले में जो हसास होता है, उसको कहते हैं जेलस इन ऑनर। जस्टिस जो है यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है वो जज या मजिस्ट्रेट के लिए इस्तेमाल हुआ वर्ड जस्टिस। फिर है जी हमारे पास लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून, ठीक है, ये इस्तेमाल हुआ है कमज़ोर बूढ़ा शख्स या दुबला पतला जो ज़ईफ़ इंसान है उसके लिए वर्ड यूज़ हुए हैं। हेयर लीन मीन्स थिन, यहाँ पे लीन का मतलब है पतला। स्लीपर इज़ व्हाट पीपल वेयर इंडोर्स, जो घर के अंदर जो बंदा पहनता है उसको स्लीपर कहते हैं। और पेंटालून जो है वो ओल्ड मैन के लिए, उसका मतलब है ओल्ड मैन। सो दिस डिस्क्राइब्स अ थिन ओल्ड मैन हु स्टेज इनसाइड, पतला बूढ़ा आदमी, मतलब कि कमज़ोर बूढ़ा आदमी जो कि घर के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जाता। मैनली कहते हैं जी मर्दाना। मेयर कहते हैं जी एब्सोल्यूट या कंप्लीट को। फिर मेयरली कहते हैं जी सिर्फ, जस्ट या ओनली, महज। म्यूलिंग जो है वो रोने को कहते हैं, जो बिल्ली आवाज़ निकालती है, म्यू म्याऊं की जो आवाज़ निकालती है उसे म्यूलिंग। ओथ प्रोमिसेस को कहते हैं वादे या हलफ। ओब्लिवियन कहते हैं जी बुला दिया जाना या फरामोशी या गुमनामी। पर्ड जो है तेंदुआ। अ लार्ज कैट, एक बड़ी बिल्ली, जो कि जैसे कि लेपर्ड, तेंदुआ या चीता। पार्ट कहते हैं जी किरदार को, ठीक है। पार्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या लिया गया है, करेक्टर इन प्ले और ड्रामा। प्ले या ड्रामा के अंदर एक करेक्टर जो है उसको पार्ट कहा गया है। पाइप्स जो है वो बांसुरियाँ। पाउच थैली को कहते हैं, जैसे स्टेशनरी के लिए पाउच होता है। प्यूकिंग कहते हैं जी क्या करता हुआ, बीइंग सिक या वॉमिटिंग, उल्टी करता हुआ, क्या करता हुआ। राउंड बेली, जिसका मोटा पेट होता है, बेली मीन स्टमक, सो अ राउंड बेली इज अ लार्ज और फैट मैन्स स्टमक। आदमी का जो मोटा मादा होता है जिसकी तोंद निकली होती है उसको कहते हैं राउंड बेली। सेंस कहते हैं जी विदाउट, बगैर। फिर सैचल कहते हैं जी बस्ता, एक शोल्डर बैग, जो कंधे पे बैग लगाया जाता है, बच्चे लगाते हैं और उसके अंदर अमूमन बुक्स डालते हैं स्कूल के लिए। सेकंड चाइल्डिशनेस, दोबारा बचपन। श्रंक शैंक, सूखी हुई टांग, कमज़ोर या पतली टांग। सो अ मैंस लेग हैव ग्रोन नैरोअर विद एज, तो उम्र के साथ साथ जो टांगें पतली होती जाती हैं तो कमज़ोर टांगें उनको कहा जाता है श्रंक शैंक। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, फौरन झगड़ा करने वाला, अचानक, मतलब एकदम से जो है जो बंदा झगड़े में मुब्तला हो जाता है, झगड़ालू बंदा। टाइम कहते हैं यहाँ पे, जो वैसे तो वक्त को कहते हैं लेकिन यहाँ पे इसका मतलब था लाइफ और लाइफ टाइम, जिंदगी या ज़माना। ट्रेबल कहते हैं जी ऊंची आवाज़ को। नेक्स्ट जी दो तीन वर्ड्स हैं। टर्निंग अगेन टूवर्ड, दोबारा रुख करना, फिर मुतवज्जे होना। वेल सेव्ड का कहते हैं जी केप्ट केयरफुली, अच्छे तरीके से महफूज करना। वाइज साज, साज कहते हैं जी सेंग्स को, जो कहावतें होती हैं, तो अक्लमंदाना जो कहावतें हैं पुराने लोगों की। वो फुल कहते हैं जी सैड को, अनहैप्पी को या गमगीन को। नेक्स्ट हम चले जाते हैं जी, यहाँ पे ये काफ़ी वीडियो लंबी होगी, इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड जो इस पोएम के अंदर यूज़ किए गए थे, ठीक है, और इनकी आगे हमने क्या लिखने हैं, यहाँ पे मीनिंग्स लिखनी है। क्या मीनिंग्स है? म्यूलिंग जैसे कि क्राइंग, रोने के लिए था, क्राइंग। फिर सैचल हमने पढ़ा है बस्ते को कहते हैं, तो बैग फॉर बुक्स। वो फुल अभी हमने पढ़ा है गमजदा, सैड, ठीक है। फिर पर्ड, ये सारे तो हमने मीनिंग्स में ही देख लिए थे। पर्ड जो है तेंदुए के लिए यूज़ किया गया था, लेपर्ड के लिए।
कैपन जो है ये भी हमने इस्तेमाल किया है, जो मोटी मुर्गी, ठीक है, फैट चिकन। साज भी हमने पढ़ा है, कहावतें, तो सेंग्स जो होती हैं। इंस्टेंसेस कहते हैं जी जो जजमेंट्स हैं, फैसले। और उसके बाद है जी पेंटालून। पेंटालून पतलून इसका मतलब होता है पैंट्स। नेक्स्ट है जी शैंक, तो ये भी श्रंक शैंक हमने पढ़ा है, टांग के लिए इस्तेमाल होता है, लेग्स। ट्रेबल भी पढ़ा है, ऊंची आवाज़, हाई पिच्ड साउंड। फिर ओब्लिवियन कहते हैं जी खामोशी को, तो खामोशी फॉरगेटफुलनेस मतलब कि भूल जाना। विजडम कहते हैं दानाई को, जाए खुशी को। और इमोर्टैलिटी हयात जावदानी मतलब जो फ़ानी ना हो, ख़त्म ना हो, जिसने ख़त्म ना होना हो। सेंस कहते हैं जी बगैर, विदाउट। तो ये सारे वर्ड्स हमने अभी भी देखे थे, ये ग्लॉसरी के अंदर, और यहाँ भी इनके मीनिंग्स पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी देखा था। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया था। जो इफ़ क्लाज होती है, इफ़ क्लाज जिसको डिपेंडेंट क्लाज कहते हैं, उसके अंदर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। मतलब कि ये जो टेंस होता है ये सिंपल पास्ट होता है। और जो दूसरी मेन क्लास होती है उसमें पहले वुड आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वुड आएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये पहली डिपेंडेंट क्लास जिसको इफ़ क्लास कहते हैं, और दूसरी यहाँ पे मेन क्लास है। कभी कभार ऐसे होगा कि मेन क्लास पहले आ जाएगी, इफ़ क्लास बाद में आ जाएगी। लेकिन आपने याद रखना है कि जो आप सिंपल पास्ट लगाएंगे वो किसके साथ लगाएंगे, इफ़ क्लास के साथ, चाहे पहले हो या बाद में हो। और वुड और फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगाएंगे, दूसरी क्लास के साथ, चाहे बाद में हो या पहले हो। और एक और बात भी याद रखनी है कि ये जो बी की पास्ट फॉर्म होती है वो वाज भी होती है और वर भी होती है। लेकिन आपने जब भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो, अनरियल सिचुएशन हो, जैसे कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में होती है, वहाँ पे आपने हमेशा वर लगाना है, कहीं भी वाज का इस्तेमाल नहीं करना। अब देख लें जी, सेकंड सेंटेंस है, इफ क्लाज है तो इसकी पास्ट फॉर्म होगी हैड, आगे वुड और फर्स्ट फॉर्म गिव। फिर विन की सेकंड फॉर्म वन और आगे वुड और बाय। फिर माय सिस्टर और हैव की पास्ट फॉर्म होगी हैड और आगे वुड और लव। फिर इसी तरह अब देख लें, इफ क्लास बाद में आ गई है और इस कामा इसने लगाया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है कामा लगाने की, तो इफ क्लास बाद में है। अब ट्रांसपोर्ट के साथ वैसे वाज आता है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है, लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपने वर ही लगाना है। तो वर सेकंड फॉर्म हो गई, और इफ क्लास के साथ वर आ गया, दूसरी क्लास के साथ वुड, फिर नेगेटिव है नॉट लगा दें और आगे ड्राइव। नॉट आपने वुड के बाद ही लगाना है, चाहे वुड हो या विल हो, जो भी हो। विल तो फर्स्ट कंडीशनल में होता है, सेकंड कंडीशनल में वुड आएगा। फिर देख लें जी, यहाँ पे इफ क्लास पहले है तो वर आ गया और आगे वुड, नॉट और राइड। फिर दे टोल्ड आ गया क्योंकि इफ क्लास है, और वुड के बाद बी आ गया। फिर इसी तरह वुड स्पेंड आ गया क्योंकि मेन क्लास पहले है, इफ क्लास बाद में है, इट के साथ भी वर ही आएगा। फिर वी, अब मेन क्लास पहले है तो वुड हेल्प हो गया, और दूसरी क्लास जो इफ क्लास वाली है उसके साथ पास्ट फॉर्म होगी नो से न्यू। फिर यहाँ पे देख लें जी, इफ क्लास पहले है तो फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट हो गई, और आगे जो मेन क्लास है उसमें कैन की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, कुड हो जाएगी, और आगे उसने वर्ब पहले से लगाया हुआ है गो, ठीक है, हमने तो फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, तो यहाँ पे या कुड लगाएं या वुड लगाएं, और आगे गो उसने लगाया हुआ है जो कि फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। फिर 11 नंबर है, इफ क्लास के साथ देख लें पास्ट फॉर्म आ गई है, गो की पास्ट फॉर्म वेंट, और नेक्स्ट देख लें जी वुड आया है और फिर नॉट और बी आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक वर्ड भी है फ्लैबी, जिसका मतलब है सॉफ्ट एंड फैट, जो मोटा ढीला डाला होता है उस बंदे को फ्लैबी कहते हैं। फिर यहाँ पे देख लें जी, इफ़ क्लास बाद में है तो इफ़ क्लास के साथ हम क्या लगाते होते हैं, पास्ट इनडेफिनेट लगाते हैं। तो चूंकि ये नेगेटिव है, वैसे तो यहाँ वांटेड होना चाहिए, जब नेगेटिव लगाएंगे तो डिड नॉट लगा देंगे और आगे फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी वांट। फिर वांटेड आपने नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे डिड हम पास्ट लगा चुके हैं, और वुड और फिर नॉट और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमने टाइप्स जो है सेंटेंस की टाइप्स पढ़नी है बाय स्ट्रक्चर, ठीक है। दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक स्ट्रक्चर के हिसाब से इसकी 4 टाइप्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे, और फंक्शन के हिसाब से कि वो इंट्रोगेटिव है, वो एक्सक्लेमेटरी है, वो इम्पेरेटिव है, वो भी आपने देखनी है। तो ये मैं ऑलरेडी जो एसएसटी जनरल की तैयारी कर रहे हैं, जो मेरा एसएसटी जनरल का कोर्स है, वहाँ पे लेक्चर नंबर जो 20 है वहाँ पे मैं ये डिटेल से करवा चुका हूँ। ये तमाम जो एक्सरसाइज अभी हम आज करेंगे ये वहाँ पे मैं पहले से प्रैक्टिस भी करवा चुका हूँ। तो ये एक्सरसाइज तो हम करेंगे, पहले नोट से इसके देख लेते हैं पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं।
तो ये देखें जो एसएसटी जनरल की तैयारी कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 20 पे इसको डिटेल से देख सकते हैं। ये चारों टाइप्स वहाँ पे मैंने समझा दी हैं, तो इसको देख लेते हैं जी ब्रीफली। क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस पहली टाइप है। इससे पहले आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास भी मैंने इसी कोर्स के अंदर इससे पहले करवाई है लेक्चर नंबर 19 के अंदर। तो लेक्चर नंबर 19 में आपको पता चल जाएगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस कौन सी हैं। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 20 में जब आएंगे तो वहाँ पे आप टाइप्स को आसानी से समझ लेंगे। तो सिंपल सेंटेंस क्या है? जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास आती है उसको सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस के अंदर एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3, 4, 5 भी, लेकिन सारी क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट क्लासेस। और 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस अगर हैं तो वो आपस में मिलेंगी किसके ज़रिए? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए मिलेंगी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिर्फ 7 ही होते हैं। इस निमानिक से आपको पता चल जाएगा, फैन बॉय से, ये देखें, एफ से फार, ए से एंड, नर, बट, आर, येट, सो। तो इन 7 कंजंक्शन में से किसी एक कंजंक्शन से ये आपस में मिली होंगी। अगर कंजंक्शन ना हुआ, अगर देखें 3 क्लासेज हों, 1, 2, 3, तो फिर 2 कंजंक्शन आएंगे, इन 2 को जोड़ने के लिए भी और इन 2 को जोड़ने के लिए भी, क्योंकि कंजंक्शन का काम ही होता है जी लिंक करना। तो सेंटेंसेस को लिंक करते हैं, वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं या फ्रेजेस को जोड़ती हैं। तो यहाँ पे देख लें ये सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। अगर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना हो तो उसकी जगह सेमी कॉलन आएगा, और सेमी कॉलन भी ना हो तो डैश का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। फिर आ जाते हैं जी, ये तो कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें कितनी क्लासेस आती हैं? 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस, कम से कम 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। फिर आ जाते हैं जी तीसरी टाइप। अब ये देखें, आई वॉज टायर्ड, यहाँ पे एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, फिर सो आ गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और फिर दूसरी क्लास आ गई। यहाँ पे एक क्लास, फिर कंजंक्शन, फिर दूसरी क्लास, एक और कंजंक्शन, फिर तीसरी क्लास, ठीक है, यहाँ से आ सकती हैं। फिर यहाँ पे देख लें, कभी कभार ये पहली इंडिपेंडेंट क्लास आई, दूसरी आई, तो दरमियान में कंजंक्शन ना आए तो क्या आ सकता है? सेमी कॉलन भी आ सकता है, या उसकी जगह कभी कभार डैश का इस्तेमाल भी हो जाता है। फिर आ जाते हैं जी कम्प्लेक्स सेंटेंस पे। ये कम्प्लेक्स सेंटेंस ही ज़्यादा यूज़ होता है। जो चौथी टाइप है वो भी इसी में आ जाती है, लेकिन उसको हम अलग देखेंगे। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है जी? जिसके अंदर कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास होती हैं। पहले तो अभी आप समझ लें कि एक या ज़्यादा भी हो सकती हैं डिपेंडेंट क्लासेस, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लास लाजमी एक होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट क्लास एक हो और डिपेंडेंट क्लास एक या एक से ज़्यादा हों। अब डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास आपको समझना होगा। डिपेंडेंट क्लास के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है, लेकिन उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा। अगर आप लेक्चर नंबर 19 देखेंगे तो आप डिटेल से समझ जाएंगे। और एक और निशानी ये भी है कि डिपेंडेंट क्लास जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होती है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी मैं पहले करवा चुका हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखें, कंजंक्शन के बारे में भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, लेक्चर नंबर 18, जिसके अंदर कंजंक्शन की तीनों टाइप्स, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसके बाद सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये देखें, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज़्यादातर इस निमानिक से पता चल जाती हैं, ऑन अ वाइट बस। तो ये देख लें, ये जितने भी कंजंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, वंस, ओनली, इफ, आफ्टर, ऑल्दो, एज, ये ज़्यादातर, और इसके अलावा भी कुछ कंजंक्शन है जो इस निमानिक के अलावा भी होते हैं। तो ये क्लास इससे शुरू होगी और ये डिपेंडेंट क्लास होगी। जैसे देख लें जी, यू कांट सक्सीड, ये इंडिपेंडेंट क्लास है और ये दूसरी डिपेंडेंट क्लास है जो कि इस कंजंक्शन से स्टार्ट हुई है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ये डिपेंडेंट जब भी आएगी उसके साथ इंडिपेंडेंट लाजमी आएगी, क्योंकि ये जो क्लास है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, और ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। फिर जो तीसरे कंजंक्शन है, को रिलेटिव कंजंक्शन, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये को रिलेटिव कंजंक्शन को आपने जहन में रखना है, इधर या आर, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज में हम एक जगह पे यूज़ करेंगे। तो ये तो कंजंक्शन से। अब वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है जी, आप इसको देख लें, आप मज़ीद इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा, एक डिपेंडेंट क्लास होगी, एक इंडिपेंडेंट क्लास। इसी तरह ये देख लें, ये पहले आ गई है डिपेंडेंट क्लास, इस कंजंक्शन से शुरू हुई है, और ये इंडिपेंडेंट क्लास बाद में। तो एक इंडिपेंडेंट क्लास हो और 2 या 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेज हों तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कंपाउंड कम्प्लेक्स क्या होगा? इसमें यह फ़र्क है, डिपेंडेंट क्लासेस तो उसी तरह एक हो या एक से ज़्यादा हों,
लेकिन इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेज होंगी तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड कम्प्लेक्स। अगर एक इंडिपेंडेंट क्लास हुई तो वो सिर्फ कम्प्लेक्स होगा, अगर दो इंडिपेंडेंट क्लासेज या दो से ज़्यादा हो गई तो वो हो जाएगा कंपाउंड कम्प्लेक्स। अब ये देख लें जी, आई वॉज लेट, मैं लेट था, ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। बिकॉज आई मिस द बस, ये डिपेंडेंट क्लास है, इस कंजंक्शन से भी आपको पता चल रहा है। बट आई स्टिल रीच्ड होम, तो ये बट हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसलिए लगाया है क्योंकि एक और इंडिपेंडेंट क्लास आ गई है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लास, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस और एक डिपेंडेंट क्लास, तो इसका मतलब है ये सिर्फ कम्प्लेक्स नहीं है बल्कि कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसके बाद में यहाँ पे ये देखें, नाइन्थ की क्लास से जो सेंटेंस की टाइप थी, फिर ये नाइन्थ है, ये 10th क्लास से भी हमने प्रैक्टिस की है, 10th के बाद ये जो फर्स्ट ईयर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर होगा वहाँ से भी की है, और ये जो आज हमने टॉपिक करना है वो उस वीडियो के अंदर मैं पहले ही करवा चुका हूँ। तो अगर आपको इनके PDF नोट्स चाहिए जो कि पेड होंगे, 500 रुपीज़ चार्जेस होंगे, जिसके अंदर मैथमेटिक्स भी आ जाएगा, इंग्लिश भी और उर्दू भी, SST जनरल के लिए, तो मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप रब्ता करके PDF नोट्स भी ले सकते हैं। वैसे वीडियो जो है यूट्यूब पे मौजूद हैं। अब चलें इस एक्सरसाइज को देख लेते हैं जी। हमने बताना है सिंपल, कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस। तो तमाम निशानियाँ जो मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। पहला, वी मेट रादर फ्यू पीपल, तो यहाँ पे पीपल तक यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लास है। उसके बाद ये एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, हु स्पोक इंग्लिश, तो यहाँ पे ये आपको कंजंक्शन भी नज़र आ रहा है। तो हु स्पोक इंग्लिश ये डिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। फिर है आई हैव बीन ऑन रादर टू मेनी प्लेन्स एंड ट्रेन्स रिसेंटली, तो आपके पास ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट है और एक ही हमारे पास ये वर्ब मौजूद है और कोई दूसरी क्लास नहीं है। फिर उसके बाद ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक ही हमारे पास क्लास है। वी ड्रोव राइट अप टू कराची इन 2 days, तो ये भी पूरी एक क्लास है, सिंपल सेंटेंस है। तो जिसके अंदर एक ही क्लास होती है, इंडिपेंडेंट क्लास, एक ही सब्जेक्ट, एक ही वर्ब है और कोई क्लास नहीं है, तो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फिर है जी आई डोंट केयर, तो यहाँ तक इंडिपेंडेंट क्लास है, ये दूसरी डिपेंडेंट क्लास है, हाउ एक्सपेंसिव इट इज़, तो हाउ यहाँ पे हमें कंजंक्शन नज़र आ रहा है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास मिलके कौन सा सेंटेंस बनाती हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर है जी 2 minutes अगो, ठीक है, द चाइल्ड वाज फास्ट एस्लीप, तो ये हमारे पास एक एडवर्ब फ्रेज है। फिर ये एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हैं। फिर उसके बाद बट आ गया है, वो फैन बॉयज़ में से बट, वो एक कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये दूसरी क्लास है, ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। एक इंडिपेंडेंट क्लास, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास, दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो कंपाउंड सेंटेंस। फिर है ही इज़ नॉट टॉल इनफ टू बी अ सोल्जर, तो इसमें भी देख लें एक ही सब्जेक्ट है और यहाँ पे एक ही वर्ब है, इज़ में लिंकिंग वर्ब है। फिर टॉल एडजेक्टिव है, इनफ इसका एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि इसको मॉडिफाई कर रहा है। टू बी यहाँ पे क्या है, एक इन्फिनेटिव है, और ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। फिर है जी आई गेस, ये एक हमारे पास क्लास बन गई है, इंडिपेंडेंट क्लास। देखिए इसमें सब्जेक्ट भी आ गया है आई और गेस वर्ब, तो क्लास के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होने चाहिए। फिर शी जस्ट डज नॉट रिस्पेक्ट यू, अब यहाँ पे अगर देखें तो इसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन वैसे यहाँ पे दैट होना चाहिए जो कि हिडन है, उसने लिखा हुआ नहीं है। और ये एक नाउन क्लास है, और नाउन क्लास क्यों है, क्योंकि इसका ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है ये नाउन क्लास के तौर पे फंक्शन कर रहा है। ये भी कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये डिपेंडेंट क्लास, ये इंडिपेंडेंट क्लास। अब इसमें कंजंक्शन क्यों नहीं आया, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रीज़न लिखी है कि कुछ वर्ब्स होते हैं जैसे कि गैस, थिंक, बिलीव, से, नो, होप, फील, इस तरह के कुछ वर्ब्स होते हैं तो जिनके बाद जो है कंजंक्शन उसको ओमिट कर दिया जाता है। नाउन क्लासेस आर ऑफन इंट्रोड्यूस विदाउट कंजंक्शन व्हेन दे फॉलो अबव वर्ब्स, अगर इनके बाद आए नाउन क्लासेस तो बाज़ औक़ात कंजंक्शन को ओमिट कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कंजंक्शन कोई नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे दैट कंजंक्शन अगर लिखना चाहें तो क्या आएगा, दैट, तो ये एक डिपेंडेंट क्लास, ये इंडिपेंडेंट क्लास, तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। आई हैव गॉट 4 sisters एंड ईच ऑफ देम इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम अदर्स। अब ये देख लें जी, इसके अंदर यहाँ पे कामा भी होना चाहिए था, अगर कामा नहीं भी है तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। एंड इसमें क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ईच ऑफ देम यहाँ पे एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस द्वारा वर्ब है,
तो इसका मतलब है ये भी इंडिपेंडेंट क्लास, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास, दरमियान में कंजंक्शन, तो ये सेंटेंस बन गया कंपाउंड सेंटेंस। फिर नोवा है यू कैन ईदर कम विद मी नाउ और वॉक होम। अब यहाँ पे देख लें जी, ये जो ईदर और आर मैंने आपको कहा था कि इसको जहन में रखने, तो ये को रिलेटिव कंजंक्शन है। को रिलेटिव कंजंक्शन हमेशा क्या आती है जी, पेयर में आती हैं, जोड़े में आती हैं, और कंजंक्शन दो एक जैसी चीज़ों को मिलाता है। अब यहाँ पे वर्ब और वर्ब, ये वर्ब भी आया है और यहाँ पे भी वर्ब आ गया है, तो मतलब इसके अंदर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एक है यू, और वर्ब कितने हैं, दो वर्ब हैं। तो जब एक सब्जेक्ट हो और दो काम हो, ठीक है, तो उस जो वर्ब होता है या जो प्रेडिकेट होता है उसको कंपाउंड प्रेडिकेट कहा जाता है, जिसके अंदर दो वर्ब हों। जैसे मैं अगर लिखता हूँ जी आई रन एंड प्ले, मैं दौड़ता हूँ और खेलता हूँ। अब ये देखें सब्जेक्ट एक है आई और काम कितने हो गए हैं, दो, तो यहाँ पे एंड आ गया कंजंक्शन। तो ये जो है इसको कहते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट, जिसमें दो वर्ब आ जाएं। तो ये एक ही सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट कितने काम है, अल्टरनेटिव दिया गया है कि इधर कम विद मी नाउ और वॉक होम। तो यहाँ पे उसको अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया गया है, दो काम करने का नहीं कहा गया, मतलब कि या ये करो या घर जाओ, या आओ मेरे साथ अभी या घर जाओ। तो ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये ना ही कंपाउंड सेंटेंस है और ना ही कम्प्लेक्स सेंटेंस। आपने ये नहीं देखना आर आया हुआ है, क्योंकि वो फैन बॉयज़ के अंदर एक कंजंक्शन होता है आर, जो ओ से बनता है, ये ओ से। तो उस आर को जहन में रख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, वो आर अकेला होगा और वो दो क्लासेस को मिलाएगा। तो यहाँ पे ये इधर के साथ आर आया है, ये हमेशा जोड़े में आते हैं, को रिलेटिव कंजंक्शन हमेशा जोड़े में आएंगे, तो ये इसकी वजह से आर आया हुआ है। ये आर कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, तो इस वजह से इसको आपने कंपाउंड नहीं समझना। फिर है जी ही विल नेवर लीव होम, तो यहाँ तक इंडिपेंडेंट क्लास, फिर बिकॉज के बाद डिपेंडेंट क्लास, क्योंकि ये कंजंक्शन भी है तो कम्प्लेक्स सेंटेंस। अगले में देख लें जी व्हेन ऑल एल्स फेल्स, तो ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लास है और अगली क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास, तो ये भी कम्प्लेक्स सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट है जी इट वाज शहीद, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास और अगली डिपेंडेंट क्लास है, कंजंक्शन भी आया हुआ है, ये भी कम्प्लेक्स सेंटेंस है। फिर 13वां है वी हैव टू गो टू बेड, ये इंडिपेंडेंट क्लास और अगली डिपेंडेंट क्लास, इसमें भी कंजंक्शन मौजूद है, ये भी कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब अगले में देख लें जी अहमद लाइक सलमान फ्रेंड, इंडिपेंडेंट क्लास, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास, दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो कंपाउंड सेंटेंस। अगला जी द बिग ब्राउन डॉग, ये पूरी जो है हमारे पास एक नाउन फ्रेज है, मतलब कि जो कि सब्जेक्ट का काम कर रही है। रैन इसमें वर्ब है। फिर उसके बाद आफ्टर द ब्लू एंड रेड बॉल, तो ये यहाँ पे आफ्टर प्रीपोजिशन है, यहाँ पे ये कंजंक्शन नहीं है। वैसे आफ्टर जो होता है वो कंजंक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है। तो ये पूरा सिंपल सेंटेंस है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है और एक ही इसमें वर्ब है। फिर ज़करिया एंड ईसा हान, तो ये देख लें कंपाउंड सब्जेक्ट है क्योंकि इसके अंदर दो सब्जेक्ट आ गए हैं, तो वो रोड करते हैं, ठीक है, रोड देयर बाइसाइकल्स, तो ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर देख लें आफ्टर दे एट लंच, अब यहाँ पे ये कंजंक्शन है, क्यों कंजंक्शन है, क्योंकि इसके बाद देख लें सब्जेक्ट आ गया कंजंक्शन के बाद। यहाँ पे देख लें जो हमारे पास आए थे तो वो हमारे पास ये नाउन थे, ये यहाँ पे प्रोनाउन, नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन है लेकिन ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, फिर उसके बाद वर्ब भी है, तो ये कंजंक्शन है और ये पूरी एक डिपेंडेंट क्लास है, ये भी कम्प्लेक्स सेंटेंस है। द टीचर एंड द प्रिंसिपल, ये भी एक कंपाउंड सब्जेक्ट है क्योंकि इसके अंदर दो बंदे हैं काम करने वाले, मेट इसमें वर्ब है, तो ये एक ही वर्ब है, एक ही सब्जेक्ट है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। फिर अगला कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्लास, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर इंडिपेंडेंट क्लास, कंपाउंड सेंटेंस। फिर द ड्रमर्स प्लेड अ लॉन्ग टाइम, एक इंडिपेंडेंट क्लास, बट कंजंक्शन आ गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर इंडिपेंडेंट क्लास, तो ये कंपाउंड सेंटेंस। फिर अगले में देख लें बिफोर द क्वीन रोड इन द परेड, बिफोर भी कभी कभार प्रीपोजिशन होता है लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पे कंजंक्शन है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, तो ये पूरी डिपेंडेंट क्लास, ये इंडिपेंडेंट क्लास, ये भी कम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला है जी आफ्टर मिडनाइट, अब यहाँ पे आफ्टर जो है ये कंजंक्शन नहीं है, ये एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई है ये, जो कि यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज का काम कर रही है। एडवर्ब फ्रेज हमें जैसे मुख्तलिफ क्वेश्चन के आंसर देती है, तो यहाँ ये आंसर दे रही है व्हेन, कब, आफ्टर मिडनाइट द गोस्ट विल कम आउट ऑफ द हंटेड एटिक,
हाँ सॉरी, हांटेड एटिक। तो जो डरावना जो चुबारा है, एटिक है, तो उसमें से भूत जो है वो बाहर आएंगे। तो ये आंसर हमें कह रहा है जी कब आएंगे, आफ्टर मिडनाइट। तो ये एक एडवर्ब का काम कर रही है जो कि दो वर्ड्स हैं, तो इस वजह से इसको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। और ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है क्योंकि प्रीपोजिशन से शुरू हुई है और नाउन पे एंड हुई है। फिर ये भी सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर देख लें ये एक सब्जेक्ट है और ये एक ही वर्ब है और ये यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं है। तो आपने देखना है, यहाँ पे देखें प्रीपोजिशन था आफ्टर, इधर यहाँ पे कंजंक्शन था, इधर भी प्रीपोजिशन था। कंजंक्शन कब होगा, जब इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आ जाएगा, तब ये कंजंक्शन होगा। शी ड्रॉप्ड द पान एंड प्लेट बट शी हेल्ड ऑन टू द स्पून। तो यहाँ पे देख लें ये पूरी इंडिपेंडेंट क्लास है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ये कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग, और फिर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ तक ये आज की एक्सरसाइज थी। जो एसएसटी जनरल की तैयारी कर रहे हैं वो अलहदा से जो मेरा कोर्स है वो भी देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।